पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में Q&A सीरीज़ की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। इस चैनल के ऊपर वक्तन फ़वक्तन इस तरह की एक वीडियो मैं बनाता रहता हूं जिसमें आपकी तरफ से जो सवालात पूछे गए होते हैं कमेंट सेक्शन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए, तो उनको एक जगह पे समराइज़ करके उनके जवाब दिए जाते हैं, ताकि वो लोग जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनको भी जवाब मिल जाए और दीगर जो लोग हैं उनके जहनों में भी अगर उसी तरह का कोई मिलता जुलता सवाल है तो उनको भी थोड़ी सी रहनुमाई मिल सके। इस वीडियो सीरीज़ में स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होती है, स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो, ओवरऑल स्टॉक मार्केट के जितने भी डायनामिक्स हैं उसके हवाले से जो सवालात होते हैं, फिर इन्वेस्टिंग के हवाले से इन जनरल जो सवालात होते हैं, खा वो प्रॉपर्टी मार्केट में हों, स्टॉक मार्केट में हों या फिर किसी दीगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के, उनको भी डिस्कस किया जाता है और साथ साथ पर्सनल फाइनेंस के हवाले से जो आपके सवालात होते हैं उनको भी कवर किया जाता है। याद रहे कि जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी ये Q&A सीरीज़ में या दीगर वीडियोस में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और कोई बाय और सेल कॉल भी यहाँ पे नहीं होती। इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करके ही अपने डिसीजन लिया करें। जो पहला सवाल है वो एक हमारे कमेंट सेक्शन में किसी साहब ने पूछा है जो कि ओल्ड एज हैं और वो कह रहे हैं कि वो बतौर एक डिविडेंड इन्वेस्टर देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, कितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और एज़ ऑफ नाउ जो उनका पैसा है वो ज़्यादातर जो सेविंग स्कीम्स होती हैं, नेशनल सेविंग्स और जो दीगर इस तरह की स्कीम्स हैं उसके अंदर है। और वहाँ से उनको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो देखना चाहते हैं कि उसको अगर कंपैरेटिव टर्म में देखा जाए तो स्टॉक मार्केट को एज एन ऑप्शन वो क्या यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर तो आपकी रिस्क एपेटाइट कम है, यानी आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर तो आपके लिए जो सेविंग स्कीम्स हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा सेफ़र ऑप्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर लो रिस्क और लो पोटेंशियल रिवार्ड ऑप्शंस के तौर पे आप देख रहे होते हैं। लेकिन जो स्टॉक मार्केट है ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड ऑप्शन होता है। अब स्टॉक मार्केट में डिविडेंड इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो डिविडेंड की अगर हम वेरिएबिलिटी देखें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड आपको 30% से भी ज़्यादा नज़र आएगी, और बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड आपको 10% से भी कम नज़र आएगी। और कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि डिविडेंड नहीं देती बल्कि वो खालिस्तान ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं। इसी तरह स्टॉक मार्केट में एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर ना सिर्फ ये कि डिविडेंड की मद में आप कमा सकते हैं, बल्कि कैपिटल गेन के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और उसकी अगर फ्लिप साइड देखें तो कैपिटल आपका लॉस भी उसमें वेरी मच एक्सपेक्टेड होता है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, खा वो डिविडेंड पेइंग कंपनी है या फिर नॉन डिविडेंड स्टॉक है, तो दोनों सूरतों में शेयर की प्राइस के अंदर भी काफ़ी मूवमेंट हो रही होती है, वोलेटिलिटी होती है। और मुख्तलिफ जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं और ओवरऑल जो मार्केट की डायनामिक्स होते हैं उनको भी देखकर मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, और कंसीक्वेंटली जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं उसकी प्राइस में भी अप एंड डाउन ट्रेंड चलता रहता है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सिर्फ डिविडेंड की अमाउंट को ही नहीं देखना, बल्कि ये भी देखना है कि किसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, वो कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और मुमकिन तौर पर वो कितना ज़्यादा उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है कि वो मज़ीद डिविडेंड दे सकती है। और साथ साथ ये भी कि कंपनी के शेयर की प्राइस इस वक्त कहाँ पे है, और फेयर वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो वो कितना इस वक्त प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल और इंट्रिंसिक वैल्यू और जो दीगर जो पैरामीटर्स होते हैं और जो दीगर फाइनेंशियल रेशियोज होती हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो शेयर इस वक्त आपको किस प्राइस में मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख कर ही अगर आप डिसाइड करेंगे तो तब ही स्टॉक मार्केट में आप एक बेहतर तौर पर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जो सेविंग स्कीम्स हैं उसकी फ्लिप साइड ये है कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो ऑब्वियसली जो उनके प्रॉफिट रेट्स होते हैं उसमें भी कमी आती है। तो इस वक्त अगर आप 16%, 17%, 18% या कोई भी परसेंटेज वहाँ से हासिल कर रहे हैं तो ऑलरेडी इसमें रिस्क फैक्टर कम है, लेकिन ये भी है कि उसके अंदर आपको दीगर कोई पोटेंशियल कैपिटल गेन वगैरह की कोई वहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बल्कि वही लगा लगाया जो आपका प्रॉफिट है वो आ रहा होता है। अब मैं इसको दूसरे एंगल से अगर देखूं शरिया कंप्लायंस के हवाले से, तो ये एक डिबेटेबल बात है, क्योंकि बहुत सारे शरिया कंप्लाइंट सेविंग ऑप्शंस भी होते हैं। लेकिन जनरली देखा जाए तो सेविंग्स के मुकाबले में अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं जहां पर आपकी रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होता है, शरिया कंप्लाइंट जो स्टॉक्स हैं अगर उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिलेटिवली शरिया कंप्लायंस के हवाले से भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। बहरहाल वो एक पर्सनल बात होती है, हर बंदे के अपने प्रेफरेंसेस होते हैं इस हवाले से, तो वो आप खुद ही देख सकते हैं।
लेकिन ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपकी एज के ऊपर भी डिपेंड करता है, कि आपकी अगर एज ज़्यादा है और अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर तो आपके लिए जो एक्सपोजर है इक्विटी वर्सेस जो आपकी मनी मार्केट है, तो मनी मार्केट में आप अगर ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं तो भी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर रिलेटिवली रिस्क फैक्टर कम होता है। लेकिन किसी शख्स की अगर एज कम है, 100 - एज रूल भी एक होता है जिसके हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जितनी आपकी एज कम है उतना ज़्यादा आप जो है एग्रेसिव इन्वेस्टर बन सकते हैं, और उतना ज़्यादा रिलेटिवली जो रिस्कियर ऑप्शंस हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इक्विटी इन्वेस्टिंग यानी स्टॉक मार्केट भी आ जाता है। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये एक हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा है। वो कह रहे हैं कि वो किसी मिडल ईस्ट के मुल्क के अंदर जॉब कर रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जॉब के अलावा, यानी जॉब से जो इनकम आ रही है वो तो आ रही है, लेकिन उसके अलावा जो दीगर मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होती हैं उसके हवाले से भी वो फोकस किए हुए हैं और मुख्तलिफ स्ट्रीम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब उनका एंड गोल ये है कि वो चाहते हैं कि जल्द जब भी पॉसिबल हो वो नौकरी को छोड़कर जो पैसिव इनकम है उसके ज़रिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लें। अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो एक डिसीजन है, ऑब्वियसली एक बड़ा डिसीजन है, तो इसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उनको जहन में रखने चाहिए। अब इसमें पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप मिडिल ईस्ट में हैं, तो मिडिल ईस्ट में तो ऑब्वियसली आप जितना अर्सा भी जॉब करेंगे तो वहाँ पर आपको नेशनैलिटी वगैरह यानी पासपोर्ट वगैरह तो नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली आपने वापस अपने होम कंट्री ही जाना होगा, यानी पाकिस्तान ही जाना होगा। तो सूनर और लेटर आपको ये तो करना ही होगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अब आप अगर पैसिव इनकम के ऊपर डिपेंड करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, तो ये जो पहला इंपॉर्टेंट सवाल जहन में आता है कि कितनी अमाउंट आपके पास हो कि आप अपने आप को कंसीडर करें कि आप फाइनेंशियली फ्री हैं। तो इसमें एक जो जनरल रूल वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है फायर का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली के हवाले से, कि आपकी जो एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग है या जो एनुअल आपके अखराजात हैं उसका 20%, सॉरी उसका 20 टाइम्स अगर आपके पास सेव है और इन्वेस्टेड है, और उसमें से फिर आपको एक रीज़नेबल उसमें से प्रॉफिट आ रहा है उस इन्वेस्टमेंट में से जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, तो फिर आप कंसीडर कर सकते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जिस तरह के इन्फ्लेशन के रेट्स हैं, जितनी ज़्यादा वहाँ पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जितनी वॉलेटिलिटी है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आपने रिटायर अर्ली का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो 25 टाइम्स नहीं, बल्कि मे बी आपको 30 टाइम्स या इससे ज़्यादा अगर आप के पास सेविंग इन्वेस्टमेंट है जो आपकी एनुअल एक्सपेंसेस हैं, तो तभी आप कंसीडर कर सकते हैं कि अब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जा सकते हैं और जॉब को क्विट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपके जो पैसिव इनकम के सोर्सेज हैं उनको भी देखना ज़रूरी है कि वो किस तरह के हैं। अब बहुत सारे पैसिव इनकम के ऑप्शंस ये होंगे कि जिसमें आपको पीकेआर टर्म्स के अंदर अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, तो उसमें फिर आपने इन्फ्लेशन या जो पाकिस्तानी रुपए की गिरावट है उसको भी ज़हन में रखना है कि आने वाले सालों में उसकी क्या सिचुएशन होगी। एज एन एग्जांपल, अगर पाकिस्तान में आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है जहाँ से आप रेंटल ले रहे हैं, तो रेंटल्स में नॉर्मली सालाना बुनियादों पर 10% का इंक्रीज़ होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान में इन्फ्लेशन देखें तो वो बसा औकात इससे कहीं ज़्यादा होती है परसेंटेज टर्म में। तो उसको आपने जहन में रखना है। दूसरा ये कि अगर आपकी जो पैसिव इनकम है वो कितनी सॉलिड और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। अब वक्ती तौर पर अगर आपको कोई पैसिव इनकम आ रही है, तो क्या आपकी 10 साल बाद भी वहाँ से उतनी ही या उससे बेहतर इनकम जनरेट हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, फिर वो किस करेंसी में आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो रही है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिडल ईस्ट में, तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि इस तरह का डिसीजन लेने से पहले आप कोशिश करें कि चूँकि यूएई में भी आप प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर जहाँ पर कंपैरेटिवली रेंटल इनकम भी ज़्यादा है, वहाँ पर कैपिटल अप्रिसिएशन भी ज़्यादा है और सेफ्टी भी ज़्यादा है, तो कुछ ऑप्शंस वहाँ पर भी ज़रूर एक्सप्लोर करें। वहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट में जैसे कोई आपने फ्लैट ले लिया या कुछ इस तरह का, तो उसको भी अगर आप यूटिलाइज़ करते हैं, तो फिर उस केस में आपके पास ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगी, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से जो आपको पैसिव इनकम सोर्सेज से पैसा आ रहा है उसके बजाय आपको एक फॉरेन करेंसी के अंदर भी अच्छा पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ईमेल के ज़रिए किया गया, किसी सब्सक्राइबर ने ये पूछा है कि वो जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं उनको देख रहे हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट यानी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, सेविंग बॉन्ड्स हैं, प्रॉपर्टी मार्केट है और गोल्ड है। अब वो ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में देखा जाए और लॉन्ग टर्म में देखा जाए, तो जब वो अपना पोर्टफोलियो तरतीब दे रहे हों, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, तो उस वक्त इन सारे पॉइंट्स को किस तरह जहन में रखें और क्या चीज़ें अहम हैं। याद रहे कि जितना ज़्यादा आप डाइवर्सिफाई करते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, एक स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लाइंड डाइवर्सिफिकेशन की नहीं,
स्मार्टली आप जितना डाइवर्सिफाई करते हैं अक्रॉस मल्टीपल जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो उस उतना ही ज़्यादा आप पोटेंशियली उसमें से फ़ायदा उठा सकते हैं और आपका जो रिस्क फैक्टर है वो कम होता है। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में स्टॉक मार्केट की अगर बात की जाए तो इसमें आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट प्रॉपर्टी मार्केट से थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है कि इसमें सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टर ही पैसा कमाता है। अगर आपको पता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कब करना है, कैसे करना है, फिर उसमें से एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करना है, उसके अंदर एवरेजिंग कैसे करनी है, फिर उसमें कंपाउंडिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो तभी आप स्टॉक मार्केट में बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर म्यूचुअल फंड्स को देखा जाए तो उसमें थोड़ा सी है कि आप एक डेलीगेशन कर देते हैं कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके पास चली जाती है, कि उनका काम होता है कि वो फिर पोर्टफोलियो तरतीब दें, उस फंड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होंगे, क्योंकि मनी मार्केट के फंड्स भी होते हैं, इक्विटी मार्केट के भी होते हैं, हाइब्रिड भी होते हैं। तो अब ये उनके ऊपर है कि वो इस फंड को किस तरह उस काट छांट करते हैं, किस तरह उसको तरतीब देते हैं। ऑब्वियसली इसमें जो फ्लिप साइड है ये भी हो जाती है कि फिर उसमें आपका फ्रंट एंड लोड या बैक एंड लोड, यानी कि कुछ आपको एडिशनल कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है। और इसके अलावा जो उसमें पोटेंशियल जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी आप अगर स्मार्टली इंडिविजुअल स्टॉक्स में करते हैं तो आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सेविंग बॉन्ड्स की बात की जाए तो सेविंग सर्टिफिकेट्स के भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। नेशनल सेविंग हो गया, जैसे अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए आप इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट या जो कन्वेंशनल नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी मार्केट तो है ही है, लेकिन प्रॉपर्टी मार्केट अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पिछले काफ़ी अर्से से गिरावट का शिकार है, और वो जो इस नए टैक्सेस लागू हो रहे हैं और जिस तरह प्रॉपर्टी मार्केट पिछले कुछ अरसे से सफ़र कर रही है फॉर वेरियस रीज़न, और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई हुई हैं पाकिस्तान में, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। इसलिए प्रॉपर्टी मार्केट में अमूमन ऐसे होता है कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है, कि आपने पैसा अगर डाल दिया तो हो सकता है कि आपको आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक एक लंबे अरसे तक बायर ना मिल रहा हो, या फिर आप जितना रेंटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आपको रेंटल ना मिल रहा हो, तो ये चीज़ भी जहन में रखिएगा। और फिर अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इज़ जस्ट एन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो अब एक करेंसी के मुकाबले में गोल्ड में अगर आप अपनी सेविंग रखते हैं तो ऑब्वियसली उसका एक फ़ायदा आपको ज़रूर होता है कि गोल्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ती रहती है और वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा होता है। लेकिन इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट इन द सेंस के इसमें से आपको अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे बात करें तो कोई रिकरिंग इनकम नहीं आ रही होती, बल्कि सिर्फ आपका जो पैसा है वो गोल्ड की सूरत में सेव हो जाता है। तो कोशिश करें कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें, और अपनी एज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने रिस्क फैक्टर को जहन में रखते हुए मल्टीपल ऑप्शंस यूज़ करें। प्रॉपर्टी मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी आप डाइवर्सिफाई करें रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में। फिर अगर जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। साथ साथ ये भी है कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में से अगर आपके पास इन्वेस्टिंग का यानी स्टॉक मार्केट में जो कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का अच्छा आइडिया है, नॉलेज है, तो फिर तो आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप म्यूचुअल फंड्स को यूज़ कर सकते हैं और बॉन्ड्स के अंदर भी कुछ पैसा अपना डाल सकते हैं। तो जितना आप डाइवर्सिफाई करेंगे उतना बेहतर होगा। लेकिन इसमें ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि आपको वक्त के साथ साथ अपने जो पोर्टफोलियो है उसकी कांट छांट भी करनी होगी। हो सकता है किसी खास पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे अभी अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में काफ़ी नीचे आ रहे हैं और मुसलसल नीचे आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में स्टॉक मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं कि एक अच्छी पॉजिटिव रैली हमें देखने को मिल रही है, अच्छा मोमेंटम है। तो ऐसी सूरत हाल में इक्विटी मार्केट ज़्यादा फेवरेबल हो जाती है। फिर इक्विटी मार्केट के अंदर भी कौन से सेक्टर्स हैं जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं वो आपने देखना होता है, और उन सेक्टर्स के अंदर अपना ज़्यादा पैसा डाल दें। फिर साथ साथ अब सेविंग बॉन्ड्स जो हो गए या सेविंग स्कीम्स हो गई, उनके जो प्रॉफिट रेट्स हैं ऑब्वियसली वो कम होना शुरू हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द काइबोर रेट, तो वो भी आप ध्यान में रखिए। फिर प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में देखते रहें कि कब कोई अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेहतर पॉलिसीज़ आती हैं प्रॉपर्टी मार्केट को लेके, तो ऑब्वियसली फिर प्रॉपर्टी मार्केट दोबारा बूम कर सकती है। तो इस लिहाज से जितना ज़्यादा आप अपने आप को वेल अवेयर रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर तौर पे आप इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद एक सवाल जो कि बहुत सारे लोगों ने किया है आईटीपीज़ के हवाले से, क्योंकि अब रिसेंट पास्ट में जो डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से और प्री मेच्योर या अर्ली टर्मिनेशन हुई है कुछ 5 पावर सेक्टर्स की कंपनीज़ की ओवरऑल, जिसमें से कुछ लिस्टेड कंपनीज़ भी हैं स्टॉक मार्केट में। तो अब लोग ये सवाल करना शुरू हो गए कि पावर सेक्टर का इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुस्तकबिल क्या होगा और उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले अगर देखें तो पीएसएक्स के अंदर पावर सेक्टर उन चंद सेक्टर्स लुक्रेटिव सेक्टर्स में से था कि जिसमें सबसे ज़्यादा आपको डिविडेंड मिलता था और बहुत पैसा लोगों ने इसमें से बनाया।
तो अब मौजूदा सूरत हाल में अगर देखें तो ऑब्वियसली आईपीपीज़ के लिए जो सूरत हाल है वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, और आने वाले अरसे में भी जहाँ तक मेरी पर्सनल असेसमेंट है उसके मुताबिक अब जिस तरह माजी में जितना डिविडेंड ये कंपनीज देती थी, जितना ज़्यादा इनमें से आपको प्रॉफिट मिलता था, अब उतना ज़्यादा नहीं मिल सकेगा। लेकिन ये भी ज़रूर है कि कुछ बड़ी आईपीपीज़ जो हैं या जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपने आप को बेहतर तौर पर डाइवर्सिफाई करके, क्योंकि उनको रिसीवेबल्स जो हैं वो मिलेंगे, उनको पैसा मिलेगा, तो उस पैसे को भी बेहतर तौर पे यूज़ करके दोबारा से अपने जो बिज़नेस है उसके प्रॉस्पेक्ट्स को बेहतर बना सकती हैं। जैसे अगर हबको की बात की जाए तो बीवाईडी के हवाले से जो उनकी डेवलपमेंट है, फिर माइनिंग के अंदर जो उनके जो नए बिजनेस एवेन्यूज़ हैं उनके अंदर वो पैसा लगा रहे हैं, तो ये भी चीज़ें ज़हन में रखनी है कि इंडिविजुअल आईपीपीज़ को आपने देखना है कि हर आईपीपी अब मौजूदा सूरत हाल में किस तरह अपने आप को इस सूरत हाल में टैकल कर रही है सारे मामला को, तो उसी हिसाब से आपने फिर डिसाइड करना है। बहरहाल एज एन इन्वेस्टर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपना पैसा जो है वो डाइवर्सिफाई करें और सारे पैसे को आईपीपीज़ में या पावर सेक्टर में ना डालें, बल्कि जो दीगर सेक्टर्स हैं कुछ अपनी शिफ्टिंग वहाँ पे कर लें, ताकि जो ये रिस्क फैक्टर है वो आपका किसी हद तक मिटिगेट हो जाए। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो किसी भाई ने किया है कि वो पाकिस्तान में किसी एक प्राइवेट अदारे में जॉब कर रहे हैं और उनकी जो एज है वो इस वक्त 30s में है, 30 साल के करीब उनकी एज है। वो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग है उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है, और दूसरा जो है वो ट्रेडिंग का, जिसमें स्विंग ट्रेडिंग हो गई, डे ट्रेडिंग हो गई या इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई। तो वो कह रहे हैं कि उनके लिए कौन सी अप्रोच बेहतर है। अब इसमें से कौन सी अप्रोच बेहतर है, इसमें अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं दोनों के, और ट्रेडिंग वही लोग बेहतर तौर पे कर सकते हैं जिनको टेक्निकल्स के ऊपर मुकम्मल तौर पे अबूर हो, और जो जिनके पास रिलेटिवली ज़्यादा लिक्विडिटी भी हो। जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा जिसको आप डेली बेसिस पे या फिर स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए बढ़ाना चाहते हैं, और रिस्क भी आप क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस का भी होता है कि स्टॉप लॉस लगाना होता है, लॉसेस को भी आपने एक्सेप्ट करना होता है, बियर करना होता है, क्योंकि एज ए ट्रेडर आप लास्ट से फिर घबराना नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी केसेस में आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी जॉब के अंदर हैं अगर, तो फिर कितना ज़्यादा स्क्रीन को टाइम दे सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग फुल टाइम जॉब हो जाती है जिसमें आपको हर वक्त स्क्रीन को देखना होता है और क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, तभी आपकी जो ट्रेड्स हैं वो फ्रूटफुल हो सकती हैं। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए बेहतर होती है जो कि अच्छी कंपनीज में, अच्छे फंडामेंटल्स की कंपनीज के अंदर पैसा डाल देते हैं, जहां जो ब्लू चिप्स हैं या जो अच्छे डिविडेंड पे कर रही हैं, और फिर उसमें वो रेगुलर बेसिस पे उनको स्क्रीन को टाइम भी नहीं देना होता, बस हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में चंद दफ़ा उनको अपने पोर्टफोलियो की काट छांट करनी होती है, ज़रूरी जो भी उसके अंदर अगर चेंजेस करनी है तो वो करनी होती हैं, अदरवाइज़ वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, और फिर उसके अंदर रुपी कास्ट एवरेजिंग भी करते हैं और कंपाउंडिंग भी करते रहते हैं। तो अगर आप 30s में हैं और आपकी एक अच्छी जॉब भी है जहाँ से आपका किचन चल रहा है, आपकी जो ज़रूरियात हैं वो वहाँ से पूरी हो रही हैं, और इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अपने एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, तो फिर तो मैं यही कहूँगा कि ट्रेडिंग के बजाय आप इन्वेस्टिंग को ही प्रेफर करें, और वो भी लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग को देखें। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि एक और अप्रोच होती है 80-20 रूल का, कि 80% जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आप जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उनमें डाल दें, और 20% जो है वो आप अपना पैसा ट्रेडिंग के लिए यूज़ करें। तो इसमें फिर आपका रिस्क फैक्टर भी कम हो जाता है, क्योंकि जो लॉसेज, पोटेंशियल लॉसेज आप बियर कर रहे हैं वो भी उसी 20% के अंदर से कर रहे हैं, और जो पोटेंशियल गेंस आप हासिल कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेडिंग के जरिए वो भी उसी 20% में हो रहा है। लेकिन जो बड़ा चंक होता है 80% का, वो आपका सॉलिड स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पार्क किया होता है, तो इसमें फिर आपका रिस्क फैक्टर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी रिस्क अपेटाइट क्या है, और आपकी जो डेली के एक्सपेंसेस हैं या जो आपका किचन के एक्सपेंसेस हैं वो आपके कहाँ से पूरे हो रहे हैं। अगर तो आपकी जॉब ऐसी है कि जहाँ से आप इजीली वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर आप इस साइड पे, इनके इन्वेस्टमेंट की साइड पे रिलेटिवली बेहतर पोजीशन में होते हैं, और आप हल्के फुल्के रिस्क भी ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस किया गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी हवाले से, आप कोई सजेशन लेना चाहते हैं, तो उसके हवाले से आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर भी आप सवाल कर सकते हैं। फ्यूचर में जो वीडियोस इस हवाले से बनाई जाएंगी उसमें कोशिश की जाएगी कि जो भी इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।